नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके MCQ बुक वाइज सीरीज, जिसमें हम बलूदी जी की पुस्तक को कवर कर रहे हैं और उत्तराखंड की हिस्ट्री के MCQs हमारे अभी इस सीरीज में चल रहे हैं। जिला वाइज हमने इसके अंदर उत्तराखंड के प्रमुख नगरों को देखा, उसके साथ जनपदों को भी कवर किया। 2 खंड हम इसके अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरे खंड का दूसरा चैप्टर हमारा यहाँ पे चल रहा है। अभी तक हमने इस सीरीज की 48 क्लासेस कवर कर ली हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अजय सिंह रावत जी की पूरी किताब के MCQ भी कवर कर चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसका मास्टर वीडियो भी बना है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर लास्ट क्लास में छोड़ा था। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से कौन ललित शाह का पुत्र नहीं था? देखिए, ललित शाह के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। इनसे संबंधित हमने सवाल देखा कि 1779 में ललित शाह ने एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं बगवाली पोखर का युद्ध। यह युद्ध इन्होंने कुमाऊं का जो राजा था उस समय मोहनचंद के साथ लड़ा। मोहनचंद यहां पे पराजित हुआ और फिर इन्होंने कुमाऊं को भी जीत लिया और अपने बेटे प्रद्युम्न शाह को गद्दी पर बैठाया। वापस जब ये आ रहे थे तो वापसी में दुलड़ी नामक जगह पर मलेरिया से इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? ललित शाह की। दुलड़ी नामक जगह जो आपके अल्मोड़ा में हवाला बाग के नजदीक पड़ती है। इनकी मृत्यु के बाद जो इनके सबसे बड़े बेटे थे जयकृत शाह, वो गद्दी पर आते हैं और वहीं से आपसी संघर्ष की शुरुआत यहां पर होती है इनके पुत्रों के बीच में। तो इनके पुत्र 4 पुत्र थे। उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। एक पुत्र का नाम था प्रद्युम्न शाह, एक थे जयकृत शाह, एक थे प्रीतम शाह और चौथे पुत्र का नाम था पराक्रम शाह। तो ये 4 बेटे थे किसके? ललित शाह के। चारों को लेकर एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। प्रद्युम्न शाह को लेकर आता है कि किसको इन्होंने कुमाऊं का राजा बनाया था, तो प्रद्युम्न चंद के नाम से इनको गद्दी पर बैठाया था ललित शाह ने। जयकृत शाह को लेकर, ललित शाह के बाद गढ़वाल का शासक कौन बना? वो जयकृत शाह थे। ठीक है। प्रीतम शाह की बात करें तो आप जानते हैं जब उत्तराखंड पर गोरखाओं का आक्रमण हुआ, जो प्रीतम शाह थे इनको गोरखे अपने साथ नेपाल ले गए, यानी इन्हें नेपाल दरबार में भेज दिया गया, जहां पर ये एक राजनीतिक बंदी बनकर रहे। काफी समय तक ये वहां पर रहे। जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित कर दिया, प्रीतम शाह वापस से उत्तराखंड में यानी गढ़वाल में वापस आते हैं। उस समय अंग्रेजों ने क्योंकि गढ़वाल को जीत लिया था, गढ़वाल का विभाजन हो चुका था। पहले राजधानी थी इनकी श्रीनगर, अब पवारों की राजधानी कहां पर है? टिहरी गढ़वाल में। जो चित्रकार मौला राम था उसकी जो चित्रशाला थी वो श्रीनगर में ही थी, वो श्रीनगर में ही रहता था। तो आपके पास सवाल आता है, कौन सा पवार राजकुंवर टिहरी से श्रीनगर चित्रकला सीखने के लिए जाता था? तो वो यही प्रीतम शाह थे। ठीक है, सुदर्शन शाह के जो चाचा थे। और चौथा पुत्र था इनका पराक्रम शाह। किसका? ललित शाह का। पराक्रम शाह ने इतने सारे षड्यंत्र किए अपने भाइयों के खिलाफ गद्दी पाने के लिए, पराक्रम शाह को चरित्रहीन राजकुमार कहा जाता है। ठीक है। इनके 4 बेटे और उनसे रिलेटेड क्या क्या एक एक क्वेश्चन आपसे बन चुका है वो हमने देखा। अगला, ललित शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल का शासक कौन बना था? तो ललित शाह ने 1779 में कुमाऊं को जीता और 1780 में जब वे वापस लौट रहे थे तो हवाला बाग के नजदीक दुलड़ी नामक जगह पर इनकी मृत्यु हो जाती है। किस बीमारी से इनकी मृत्यु हुई? मलेरिया से। ठीक है। इनके मरने के बाद कुमाऊं में तो प्रद्युम्न शाह पहले से शासन कर रहा था 1779 से। इनके मरने के बाद गढ़वाल में जयकृत शाह गद्दी पर बैठे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जयकृत शाह का जो शासन काल है वो 1780 से लेकर 1786 के बीच का है। ठीक है। ये ललित शाह के सबसे बड़े बेटे थे। अगला, गढ़वाल में जोशियाणी कांड किसके समय में हुआ था? देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, जो जोशियाणी कांड है आपका ये कब हुआ? ये हुआ आपके 1785 में। और अभी हमने देखा 1780 से लेकर के 1786 तक गढ़वाल में किसका शासन है? जयकृत शाह का। तो ये जो जोशियाणी कांड हुआ ये जयकृत शाह के काल में ही हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, जो गढ़वाल का राजा बना जयकृत शाह, ये गढ़वाल के राजा थे और जो कुमाऊं के राजा थे प्रद्युम्न शाह।
दोनों के दोनों सौतेले भाई थे। जयकृष शाह को जो इनके मंत्री थे, जो इनके अधिकारी थे, वो ये कहते रहते थे कि जो कुमाऊं है उसे तो आपके पिता ने जीता है, यानी कि जो कुमाऊं हुआ वो गढ़वाल के अधीन एक राज्य हुआ क्योंकि उसे गढ़वाल के राजा ने जीता, तो प्रद्युम्न शाह को आपके दरबार में आना चाहिए। इस तरह की बातों से इन दोनों भाइयों में और ज्यादा यहां पर विवाद हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल के क्षेत्रों में आक्रमण करना शुरू किया, देवलगढ़ को लूटने लगे, श्रीनगर को लूटने लगे। तो दोनों में संघर्ष और ज्यादा यहां पर बढ़ता गया। जो पराक्रम शाह थे, जो प्रद्युम्न शाह थे, दोनों मिलकर जयकृष शाह के खिलाफ यहां पर लड़ाई करने लगे। 1785 में दोनों के बीच में, कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं कपरौली का युद्ध। इस युद्ध में सिरमौर के जो शासक थे जगत प्रकाश, उनसे मदद मांगी थी जयकृष शाह ने। उनकी मदद से प्रद्युम्न शाह और पराक्रम शाह को पराजित किया, गढ़वाल यहां पर जीता। उसके बाद जयकृष शाह, जैसे उन्होंने देखा कि थोड़ी सी शांति यहां पर स्थापित हुई है, वो चले गए रघुनाथ मंदिर में पूजा करने के लिए। जैसे ही ये खबर प्रद्युम्न शाह को पता चली, उन्होंने हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में गढ़वाल के ऊपर आक्रमण करवाया। श्रीनगर के अंदर जो पवारों की राजधानी थी, वहां पर इतना ज्यादा भयंकर नुकसान इनकी सेना ने किया। हर्षदेव जोशी के नेतृत्व में आगजनी वहां पर करी, लूटपाट वहां पर करी। इस पूरी घटना को जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। यह घटना भी, जोशी का जो यह आक्रमण हुआ था हर्षदेव जोशी का, यह 1785 में ही हुआ था। तो किसके काल में हुआ, क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड है, किसने करवाया, उस वक्त जयकृष शाह कहां थे, वो सब हमने एक कहानी के माध्यम से यहां पर देखा। इस घटना के लिए प्रद्युम्न शाह की काफी ज्यादा आलोचना भी करी जाती है कि उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति जो उनकी थी, उनकी राजधानियां थी, श्रीनगर था, देवलगढ़ था, उनको यहां पर लुटवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पवार शासक ने सिख आक्रमण से बचने के लिए राखी नामक कर देना शुरू किया था? कई बार हमने इस सवाल को देखा है। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी कि ललित शाह के काल में, जो जयकृष शाह के पिता थे, उनके काल में सिखों के दो प्रमुख आक्रमण दून क्षेत्र में हुए थे। जयकृष शाह जब गद्दी पर बैठे तो इनके शासनकाल में 1783 में एक और सिखों का आक्रमण हुआ, जो आक्रमण बहुत ही ज्यादा भयंकर आक्रमण था। इस आक्रमण के बाद जयकृष शाह ने सिखों से संधि कर ली, उनसे वचन लिया कि आप आज के बाद गढ़वाल राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, और इसके बदले में उन्होंने सिखों को 4000 रुपए सालाना टैक्स देना यहां पर निर्धारित किया, जिसे राखी कर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पवार शासक की मृत्यु देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में हुई थी? देखिए, देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में जयकृष शाह की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब ये वापस आए गढ़वाल में तो इन्होंने देखा जो जोशियाणी कांड वहां पर हुआ था, भयंकर जो आगजनी करी गई, नुकसान किया गया, उससे काफी ज्यादा ये आहत हुए। लगातार जो आक्रमण थे दून घाटी पर, सिखों के तो रुक गए, लेकिन रोहिल्लाओं के आक्रमण होने वहां से शुरू हो गए, और भी जो मैदानी शक्तियां थी वो भी लगातार आक्रमण करने लगी। इधर से घर में ही षड्यंत्र यहां पे होने लगे। अधिकारी आपस में एक दूसरे की खिलाफ षड्यंत्र रचते, राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचते, पूरा राजकोष खाली कर दिया। इतनी सारी विपदाओं से घिरते हुए जयकृष शाह काफी ज्यादा आहत हुए। फिर वे गए रघुनाथ मंदिर में और यहां पर उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। तो किस राजा की मृत्यु यहां पर हुई? तो आप कहेंगे जयकृष शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह शासन करने वाला एकमात्र शासक कौन था? देखिए, गढ़वाल और कुमाऊं का, संयुक्त गढ़वाल कुमाऊं का एक राजा बनने वाला व्यक्ति कौन था? इसका नाम है प्रद्युम्न शाह। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब जयकृष शाह की मृत्यु हुई तो गढ़वाल में राजा खत्म हो गया। कुमाऊं में उस समय प्रद्युम्न चंद के नाम से प्रद्युम्न शाह गद्दी पर बैठे हैं। उस समय जो प्रद्युम्न चंद के छोटे भाई थे पराक्रम शाह, इनको लगा कि ये तो यहीं पर रहेगा कुमाऊं में, मेरे को गढ़वाल की गद्दी यहां पर मिल जाएगी। लेकिन जो हर्षदेव जोशी थे और दूसरे मंत्री थे, उन्होंने ये विचार दिया कि दोनों का एकीकरण कर दिया जाए, दोनों का एक ही राजा यहां पर होना चाहिए, और प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल का राजा भी घोषित कर दिया गया। यानी गढ़वाल का राजा भी प्रद्युम्न शाह बन गया, और प्रद्युम्न शाह फिर गढ़वाल आ गए, श्रीनगर आ गए। कुमाऊं में अपने अधिकारियों को, हर्षदेव जोशी को यहां पर सब कुछ उन्होंने सौंपा, और राजा जो है वो श्रीनगर में आ गया। लेकिन ज्यादा समय तक ये दोनों जगहों के राजा रह नहीं सके, क्योंकि मोहनचंद वापस आता है। हर्षदेव जोशी जो इनका नेतृत्व करते हुए वहां पे शासन कर रहा था, उसे भगा देता है और कुमाऊं पर दोबारा से गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह के राजा रहने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रद्युम्न शाह, और अखंड गढ़वाल के विभाजन से पहले के आखिरी राजा भी कौन थे? वो प्रद्युम्न शाह थे। ठीक है,
प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के मध्य लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? यह भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, लंगूरगढ़ की संधि होती है पवारों और गोरखाओं के मध्य में। पवारों में यहां पे प्रद्युमन शाह के काल में यह संधि हुई। यह संधि 1791 में हुई। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं को जीत लिया और अगले ही साल 1791 में उन्होंने गढ़वाल को जीतने की भी कोशिश करी और गढ़वाल पर पहला गोरखा आक्रमण यहां पर हुआ। आपके पास सवाल आएगा, गढ़वाल पर पहला गोरखा आक्रमण किसके काल में हुआ और किस वर्ष में हुआ? तो 1791 प्रद्युमन शाह के काल में। ठीक है, गोरखा सेना जो थी वो 1791 में लंगूरगढ़ से आगे नहीं बढ़ पाई। यहां पर जो गढ़वाली सैनिक थे उन्होंने उनका काफी ज्यादा विरोध किया। अंततः यहां पर संधि करी गई जिसे लंगूरगढ़ की संधि कहा गया। इसके तहत यह बात कही गई कि गोरखे अपनी सेना वापस ले जाएंगे गढ़वाल से, जिसके बदले में राजा उन्हें 25,000 रुपए सालाना टैक्स देगा। ठीक है, इसके पीछे और एक कहानी यहां पर मानी जाती है कि जो सेना या जो ये संधि हुई वो इसलिए हुई क्योंकि जैसे ही गोरखा सेना आगे बढ़ रहे थे, गढ़वाली सैनिकों ने उनका मुकाबला तो किया, लेकिन पीछे से चीन के द्वारा नेपाल पर आक्रमण किया गया, जिस वजह से इनकी सेना को वापस नेपाल जाना पड़ा। हालांकि कहानी जो भी हो, पॉइंट जो भी हो, लेकिन संधि यहां पर हुई थी लंगूरगढ़ की संधि। ठीक है, प्रद्युमन शाह के शासनकाल में किस वर्ष भीषण अकाल पड़ा था? देखिए, प्रद्युमन शाह का जो काल था, जयकृत शाह के बाद ये गद्दी पर आए थे, लेकिन इनका जो छोटा भाई था पराक्रम शाह, वो लगातार षड्यंत्र करता जा रहा था। दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं भी इनके समय में बहुत ज्यादा आई, जिसमें सबसे जो प्रसिद्ध रही वो 1795 का जो अकाल रहा था। वहां पर भीषण अकाल जो गढ़वाल में पड़ा 1795 में। उस वक्त जो संवत चल रहा था 1851-52, और इस अकाल को, ये जो भीषण अकाल पड़ा था प्रद्युमन शाह के काल में 1795 में, इसे 51-52 के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास सवाल आएगा कि 51-52 घटना किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे प्रद्युमन शाह के काल में अकाल यहां पर पड़ा था, बहुत ही भयंकर अकाल इसको माना जाता है। ठीक है, 1796 में जो एक अंग्रेज था हार्डविक, उसने गढ़वाल की यात्रा करी और फिर यहां की जो स्थिति थी अकाल के बाद, उसका इसने पूरा विस्तार से वर्णन किया है। किसने किया है वर्णन? हार्डविक ने किया है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, 1795 में यह भीषण अकाल पड़ा। इसके बाद 1803 में गढ़वाल के अंदर बहुत ही भयंकर भूकंप आया और उस भूकंप के बाद लगातार 7 दिन और 7 रात तक यहां पर वर्षा होती रही। भूकंप आता रहा, जिससे गढ़वाल को बहुत ज्यादा नुकसान यहां पे हुआ था। नेक्स्ट है, गढ़वाल पर द्वितीय गोरखा आक्रमण कब हुआ था? तो 1803 में भयंकर भूकंप आया, भयंकर वर्षा यहां पर हुई, जिससे एक आधे से ज्यादा गढ़वाल को नुकसान हुआ। इसी स्थिति का लाभ यहां पर उठाया गोरखाओं ने और 1803 में गढ़वाल पर दूसरा आक्रमण उन्होंने कर दिया। पहला 1791 में किया था, लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। दूसरा आक्रमण 1803 में किया। श्रीनगर आसानी से गोरखाओं के अधिकार में आ गया। श्रीनगर यानी कि पवारों की राजधानी। जो प्रद्युमन शाह थे उन्हें श्रीनगर छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने अलग अलग जगहों से मदद मांगी। जो लंडौर रियासत के राजा थे रामदयाल सिंह, उनसे भी उन्होंने मदद मांगी। 12,000 सैनिक उन्हें वहां से मिले। काफी सारी मदद लेकर के अंत में देहरादून में खुड़बड़ा का युद्ध लड़ा गया गोरखाओं के साथ, जिसमें प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि गोरखाओं के साथ अंतिम युद्ध जो हुआ, खुड़बड़ा का युद्ध, वो कब हुआ? तो वो आपके 1804 में हुआ। आक्रमण 1803 में हुआ। ठीक है, 14 मई 1804 में लड़ाई लड़ी गई। खुड़बड़ा का मैदान में ये जो युद्ध हुआ था, वहीं पर प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं। और इसी के साथ, इनकी मृत्यु के साथ ही पूरे गढ़वाल पर किसका अधिकार हो जाता है? गोरखाओं का। कुमाऊं वो 1790 में ही जीत चुके थे और अब 1804 में गढ़वाल भी उनका हो गया। पवार वंश का चरित्रहीन राजकुमार किसे कहा जाता है? कवर किया हमने ऊपर। चरित्रहीन राजकुमार कहते हैं पराक्रम शाह को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पराक्रम शाह ने जो षड्यंत्र किए अपने भाइयों के खिलाफ गद्दी पाने के लिए, उन सबका विस्तृत जो वर्णन किया है मौला राम ने अपनी रचना गढ़ गीता संग्राम में किया है। ठीक है, जो पराक्रम शाह है इसे चरित्रहीन राजकुमार कहा गया है। विलासी राजकुमार इस नामों से भी इसे जाना गया है। ठीक है, गोरखाओं के आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गोरखाओं के आक्रमण से जुड़े हुए 3 स्टेटमेंट हैं। चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है। पहला, गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर 1790 में अधिकार कर लिया। अल्मोड़ा यानी कि कुमाऊं,
क्योंकि कुमाऊं में चंद्रवंश था और उनकी राजधानी अल्मोड़ा थी। ठीक है, तो कुमाऊं उन्होंने 1790 में जीता, अल्मोड़ा भी। कुमाऊं जीत के समय नेपाल नरेश विक्रम शाह था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जब इन्होंने कुमाऊं को जीता 1790 में, उस समय नेपाल का शासक रण बहादुर शाह था। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, गढ़वाल पर जब इन्होंने आक्रमण किया 1803 में, और जब गढ़वाल को जीता 1804 में, उस समय विक्रम शाह यहां का राजा था नेपाल का। ठीक है, गोरखाओं को कुमाऊं पर हमले का निमंत्रण हर्षदेव जोशी ने दिया था। यह वाला कथन भी आपका सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आया है। आपको पूछा है गलत वाला बताइए, सेकंड वाला कथन हमारा गलत है। चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? देखिए, बालेश्वर मंदिर जो है आपका वो चंपावत में है, और इसका जीर्णोद्धार जो महावीर थापा था, गोरखा सेनापति, इसने करवाया था। किस वर्ष में करवाया? 1796 में करवाया। ठीक है, नेपाल दरबार का कुमाऊं गढ़वाल में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था? देखिए, नेपाल दरबार का गढ़वाल कुमाऊं के अंदर जो सर्वोच्च अधिकारी था उसका नाम था अमर सिंह थापा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेपाल सरकार के द्वारा जो सबसे बड़ी उपाधि दी जाती थी वो काजी होती थी, उससे भी इसे सम्मानित किया गया था। ठीक है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? यानी जो गंगोत्री धाम है वहां पर वह मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? यह मंदिर 1807 में बना था, और इसको बनाने का श्रेय अमर सिंह थापा को ही जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक सवाल पूछा जा सकता है, गंगोत्री पहुंचने वाला पहला यूरोपियन कौन था? गंगोत्री पहुंचने का मतलब है गंगा के सोर्स तक जाने वाला। जानते हैं आप, अकबर ने भी एक खोजी दल भेजा था, लेकिन हरिद्वार से आगे सहजपाल ने उसे बढ़ने नहीं दिया। गंगोत्री तक जाने वाला पहला अंग्रेज जो था उसका नाम था फ्रेजर। इसको आपने ध्यान रखना है। टिहरी नरेश सुदर्शन शाह को गवर्नर जनरल द्वारा स्थायी सनद कब दी गई? देखिए, 1815 में 28 दिसंबर को जब टिहरी रियासत की स्थापना होती है, सुदर्शन शाह टिहरी के राजा बनते हैं। उस समय कहा जाता है कि इनको अस्थायी सनद दी गई थी, यानी अस्थायी अधिकार पत्र दिया गया था। गवर्नर जनरल के द्वारा जो इनको स्थायी सनद मिली, यानी टिहरी इनका अधिकार में होगा, और टिहरी पर इनके बाद इनके वंशजों का अधिकार होगा। ये जो परमानेंट अधिकार पत्र मिला वो 4 मार्च 1820 को मिला। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ये जो स्थायी सनद थी ये उसी सनद पर आधारित थी जो 1815 में दी गई थी। ठीक है, इसमें यही बातें कही गई थी कि सुदर्शन शाह का राज होगा टिहरी में, उनके बाद उनके वंशजों का अधिकार होगा। भविष्य में अगर कभी अंग्रेजों को मदद की आवश्यकता पड़ी तो राजा उनकी मदद करेगा, और अगर राजा को मदद की जरूरत पड़ी तो अंग्रेज उनकी सुरक्षा करेंगे। नेक्स्ट है, सुदर्शन शाह के द्वारा कितने खंडों में सभासार नामक ग्रंथ की रचना करी गई है? देखिए, जो सभासार नामक ग्रंथ है ये सुदर्शन शाह की रचना है। सुदर्शन शाह का एक ये मुक्तक काव्य है। इसको भी ध्यान रखना किस विधा की रचना है, तो एक मुक्तक काव्य है। ठीक है, इस ग्रंथ से सुदर्शन शाह के साहित्य प्रेमी होने का भी प्रमाण मिलता है। इस ग्रंथ में सभासार में सुदर्शन शाह ने खुद को सूरत कवि कहा है, इसको भी ध्यान रखना। यह आपके ब्रज भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसमें विशेष तौर पर गढ़वाली काव्यों का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, गढ़वाली शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो 7 खंडों में यह पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कहा जाता है 1828 के आसपास ये किताब लिखी गई थी। टिहरी में पुराना दरबार का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, पुराना दरबार का निर्माण जो करवाया था ये सुदर्शन शाह ने करवाया था। टिहरी को जब पंवारों की राजधानी बनाया गया, धीरे धीरे वहां पर लोगों के मकान बनने लगे। शुरुआत में सभी मकान लगभग छोटे छोटे ही होते थे। राजा का मकान भी उस समय कोई बड़ा मकान नहीं था। सुदर्शन शाह ने अपने लिए जो महल बनाया, जो राजा का महल होता है, बड़ा महल, वो बनाया उन्होंने 1848 में शुरू किया। इस महल को ही कहा जाता है पुराना दरबार। तो टिहरी नरेश का जो महल था जिसे 1848 में शुरू किया था सुदर्शन शाह ने। ठीक है, बाद में एक नया राजभवन बनवाया कीर्ति शाह ने, तब जिसे नया दरबार कहा गया और इसे पुराना दरबार कहा गया। ठीक है, सुदर्शन शाह ने टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया था? कई बार हमने इस सवाल को भी देखा है, एक बार दोबारा से आपका रिवाइज होगा। हमने देखा हुआ है कि टिहरी के अंदर कितने भूमि बंदोबस्त हुए थे। टिहरी में टोटल 5 भूमि बंदोबस्त यहां पर हुए हैं। ठीक है, पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह ने करवाया था 1823 में।
दूसरा भूमि बंदोबस्त जो था वो भवानी शाह ने करवाया 1860 में। तीसरा भूमि बंदोबस्त प्रताप शाह ने करवाया 1873 में। चौथा भूमि बंदोबस्त कीर्ति शाह ने करवाया 1903 में। और पांचवा और आखिरी नरेंद्र शाह ने 1924 में। तो ये हैं पंवार वंश के या टिहरी नरेशों के 5 भूमि बंदोबस्त। आपको पूछा है सुदर्शन शाह ने कब करवाया? 1823 में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सुदर्शन शाह ने दीवानी फौजदारी न्यायालयों की भी स्थापना अपने रियासत में करी थी। अगला, प्रसिद्ध चित्रकार चेतू और माणकू किसके दरबार में रहते थे? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है। चेतू और माणकू जो थे आपके, ये सुदर्शन शाह के ही दरबार में रहते थे। काफी प्रसिद्ध ये दोनों के दोनों चित्रकार थे। किसके दरबारी थे? सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था? तो कलाविदों का शिरोमणि किस पंवार शासक को कहते हैं? आप कहेंगे सुदर्शन शाह। किसने इनको यह नाम दिया? तो कलाविदों का शिरोमणि सुदर्शन शाह को मूरक्राफ्ट ने कहा था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, मूरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा करके एक पूरा चैप्टर आपको अजय रावत जी की बुक में दिया गया है। हमने उसको जब एमसीक्यू के रूप में कवर किया, उसमें भी हमने इस तथ्य को देखा था। मूरक्राफ्ट को लेकर एक सवाल आता है, मूरक्राफ्ट ने तिब्बत की यात्रा कब करी? 1812। उस समय तिब्बत जाने के लिए आपको पहले अनुमति लेनी होती थी। अंग्रेजों की बहुत ज्यादा रुचि थी कि आप वहां जाकर देखें वहां का सिस्टम क्या है, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिलती थी। तो बिना अनुमति के इसने तिब्बत की यात्रा करी थी, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मूरक्राफ्ट की तिब्बत यात्रा 1812 में हुई। दूसरा सवाल आएगा, मूरक्राफ्ट ने टिहरी की यात्रा कब करी? ये टिहरी रियासत में आया था 1820 में, और तभी इसने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहकर विभूषित किया था। इसको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 और सवालों को यहां पर देखा। कोशिश करी इनको पूरी डिटेल के साथ जानने की, बेसिक से बेसिक फैक्ट्स को भी कवर करने की, और जो नई जानकारी है अगर वो इनसे रिलेटेड कुछ है तो उसको भी कवर करने का। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज की हम बात करेंगे कैसे सुदर्शन शाह के बाद गद्दी को लेकर के संघर्ष हुआ शेरशाह और भवानी शाह के मध्य में, कैसे वहां पर रैमजे की एंट्री हुई, रैमजे ने कैसे शेर भवानी शाह को यहाँ का राजा बनाया सुदर्शन शाह के काल में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनकी प्रशासनिक चीजों को लेकर के, इनके काल में हुए आंदोलनों को लेकर के, वो सब हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।